हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं और उनमें क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है। उसमें हमने देखा था कि दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए को हम नाम देते हैं एल्कली मेटल, सेकंड ए को नाम देते हैं एल्कली अर्थ मेटल। अब फर्स्ट ए को हम एल्कली मेटल ही क्यों बोलते हैं, सेकंड ए को एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, इन सभी का जो आंसर है वो आपको लेक्चर नंबर 1 में मिलेगा। तो आप जल्दी से जाकर के, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिस ना हो। राइट, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो कि एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसमें हम स्टार्ट करने वाले थे एल्कली मेटल को, बट फिर हमने सोचा कि एल्कली मेटल को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम एल्कली मेटल्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एल्कली मेटल कौन कौन सी होती है, क्या उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे साइज़ के अंदर इंक्रीमेंट होगा, कैसे साइज़ के अंदर डिक्रीमेंट होगा अप टू डाउन जाने में, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। और एल्कली मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, राइट, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे एल्कली मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो एल्कली मेटल की अगर हम बात करें तो जनरली जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो हमारे पास में फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, एल्कली मेटल्स नाम देते हैं। उनको एल्कली मेटल्स इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि जब वो वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनके जो हाइड्रेट होते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, वो एल्कलाइन होते हैं नेचर के अंदर, इस वजह से उनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो है एल्कली मेटल, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इन सब का आपको एटॉमिक नंबर दिखेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक मास 7 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, इवन एस और पी दो ऐसे ब्लॉक हैं जिनका हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और एटॉमिक नंबर होता है 3। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक नंबर होता है 11। पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 39 उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। रुबीडियम का 37 एटॉमिक नंबर होता है और 85 जो है एटॉमिक मास हो जाता है। सीजियम का 55 नंबर पर ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 55 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 11 या 133। ठीक है, और फ्रांसियम की अगर हम बात करें तो फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर होता है 87 और एटॉमिक मास होता है 223। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो आइसोटोप होता है फ्रांसियम का, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो होता है 21 मिनट का। ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखे हैं और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और NS2। फर्स्ट एक के ग्रुप जितने भी होंगे उनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन आपको, या फिर जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, उसके अंदर आपको एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनके ये सारे के सारे क्या है, लिथियम का वैलेंस शेल ये है 2s1, इसका वैलेंस शेल ये हो गया। ठीक है, तो जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं वो नंबर आ जाएगा, प्लस साथ में आपको एस सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इसके आगे का जो होगा वो आप जितने भी नोबल गैसेस हैं इनसे पहले आने वाली उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। ठीक है, नियॉन जैसे सोडियम का है, अब सोडियम का हमें पूरा लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 इस तरीके से, बट हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। हमें नियॉन का अगर पता है तो हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल के सिर्फ और सिर्फ इसका वैलेंस शेल का पीछे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। सिमिलरली पोटेशियम में हम क्या करेंगे, पोटेशियम से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, पोटेशियम से पहले ऑर्गन जो होती है वो नोबल गैस आती है। रुबीडियम से पहले क्रोमियम आएगी ना, यहाँ पे Kr आएगा, क्रिप्टन नॉट क्रोमियम। ठीक है, तो पोटेशियम से पहले ऑर्गन आती है, रुबीडियम से पहले क्रिप्टन आती है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेंडन, ये हमारे पास में नोबल गैसेस होती है। तो जो मिस्टेक हुई है वो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सीजियम से पहले आएगी जिनन और फ्रांसियम से पहले आएगी रेंडन। ठीक है, इस तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो उनकी, और आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल के अंदर जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये अपने वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाते हैं, कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा मोनोवैलेंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास में डोनेट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और सिर्फ मोनोवैलेंट आयन ही बना सकते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन ही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कली मेटल फॉर्म्स मोनोवैलेंट कैटायन लाइक Li+, Na+, K+, Rb+ एंड Cs+। ये सभी की सभी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मोनोवैलेंट कैटायन बनाते हैं। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, जनरल जो BC क्वेश्चन है वो जो 11th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है कि ये कभी भी डाइवैलेंट नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते डाइवैलेंट? क्योंकि इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए नहीं होते हैं, और ये एनायन नहीं बनाते, ये हमेशा डोनेट करते हैं तो कैटायंस बनाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो कि जनरल हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब हम फर्स्ट ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको अकोमोडेट करने के लिए हमें सेल भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में उसका साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम अप टू डाउन जाते हैं, लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो उसका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और आयोनिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइज का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस होती है वो क्या होती है? अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मोनोवैलेंट आयंस होते हैं, अभी हमने बात किया था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? मोनोवैलेंट कैटायंस बनाते हैं। ये जो मोनोवैलेंट कैटायन बनाते हैं ये उनके पेरेंटल जितने भी एटम्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारे पास में सोडियम है, ठीक है, सोडियम के पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे क्या बना देता है? सोडियम कैटायन बनाएगा। ठीक है, तो ये मोनोवैलेंट कैटायन बन जाएगा। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये हो जाता है 2,8, यानी इसका पूरा का पूरा जो आउटर मोस्ट शेल था वो पूरा का पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया, क्योंकि उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब पूरा इलेक्ट्रॉन ही निकल गया तो उस सेल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही नंबर ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे 3 सेल्स हैं, अब यहाँ पे 2 ही सेल है। तो पहले अगर इसका साइज इस तरीके से होता था, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक ऊपर और होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें से ये जो पीछे वाला होगा, ये जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएगा, और सिर्फ इसके पास में दो ही शेल बचेंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जो कैटायंस का फॉर्मेशन होता है वो उनका जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है पेरेंट कार्बन। तो कई बार रिलेशन पूछ लिया जाता है कि Na+ का साइज जो होता है वो Na से छोटा होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, या फिर किसी दूसरे का पूछ लिया जाता है, सीजियम का पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैटायन का फॉर्मेशन होता है तो साइज में डिक्रीमेंट आता है। साइज में डिक्रीमेंट इसलिए आता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल भी कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ सेल कम होगा तो उसका साइज जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा और साइज छोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एनायंस की, ठीक है, ये तो बात होती है कैटायंस की, जब कैटायन का फॉर्मेशन होता है तब साइज डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब एनायन का फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जब कोई दूसरा एटम या कोई एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास में उसको रखने के लिए उसके पास में सेल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, सेल में एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, तो सेल का साइज बढ़ेगा तो एटम का भी साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कैटायन के फॉर्मेशन में साइज डिक्रीज होता है, एनायन के फॉर्मेशन में साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ये भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर साइज में इंक्रीमेंट होगा अगर जिसका साइज ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हम एनर्जी देते हैं वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from isolated gases atom known as ionization enthalpy and also known as ionization energy। ठीक है, तो अब अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा होगा,
सो साइज़ बड़ा होगा तो उसके अंदर रिपल्शन क्या होगा, या फिर साइज़ बड़ा होगा तो अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो साइज़ अगर बड़ा है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, हमें एक्सटर्नल जो एनर्जी होती है वो कम देनी पड़ेगी। एटम खुद से खुद इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, इजीली बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर साइज़ छोटा है, तो अगर साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक अट्रैक्शन है, रिपल्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दो इफेक्ट हमने पढ़े होंगे, एक होता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एग्जिस्ट करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट टाइप का इफेक्ट आता है वो आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट होता है जो कि शील्ड करते हैं आगे वाले इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस को, ठीक है। तो न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से। और जो जेड इफेक्टिव होता है वो होता है अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव बहुत वीक हो जाएगा और डोमिनेट कर जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के डोमिनेट करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिथियम में क्या होगा, यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर साइज छोटा है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो हमें उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए अगर किसी भी एटम का साइज़ कम होता है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी होती है, और अगर साइज़ बड़ा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी होती है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हो तो आप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा भी लिखे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी के डाटा हैं, ठीक है। आपको याद करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अराउंड ऑलमोस्ट होती है 520 के आसपास, सोडियम की होती है 496, पोटेशियम की होती है 419, रुबिडियम की होती है 403, सीजियम की होती है 376, और जो फ्रांसियम है उसकी भी सिमिलर होती है 375, ठीक है। फ्रांसियम और सीजियम के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा गैप नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की या फिर हाइड्रेशन एनर्जी की, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कि जितना अगर साइज छोटा होगा तो उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन का मतलब होता है जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस एटम को कितना जल्दी चारों तरफ से घेर सकते हैं, ठीक है। तो अगर साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन हर एक डायरेक्शन में हो जाएगा, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर साइज़ बड़ा है तो उसका हाइड्रेशन जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो साइज़ अगर छोटा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा, साइज़ अगर कम है साइज़ अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन कम हो जाए। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज़ और हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे लिथियम आयन जो होता है इसका साइज़ सबसे छोटा होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, -506 होती है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, ड्यू टू मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन, लिथियम सॉल्ट मोस्टली हाइड्रेटेड, ठीक है। तो जो लिथियम सॉल्ट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं। लाइक एग्जांपल है LiCl.2H2। तो अगर साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ये इसका साइज है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे इसको ज़्यादा घेर सकेंगे। अगर यहाँ पे साइज बड़ा है तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको ज़्यादा आसानी से इसको घेर नहीं पाएंगे, तो इसका हाइड्रेशन कम होगा, इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा है, इसका हाइड्रेशन कम, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइड्रेशन एंथैल्पी को भी निकाल सकते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वैसे तो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं और पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यानी एल्कली मेटल्स, बेसिकली हम एल्कली मेटल पढ़ रहे हैं। एल्कली मेटल के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस तरीके से फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप पहले इसको नोट करें इस पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन को, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। एस ब्लॉक की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर एल्कली मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें
तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, बस कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। तो पहला है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी सिल्वर की साइन आती है और वाइट कलर के होते हैं। जैसे आप लोगों ने सोडियम को देखा होगा या फिर पोटेशियम को देखा होगा, जनरली जो उनकी जो कलर होता है वो सिल्वर वाइट कलर का उनका कलर होता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सोडियम और पोटेशियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं। सॉफ्ट मेटल क्यों होते हैं वो मैं अभी आगे बताऊँगा। प्लस साथ में लाइट वेट होते हैं, उनका ज़्यादा वेट नहीं होता, ठीक है। सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लाइट मेटल्स होते हैं। प्लस साथ में अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो भी एल्कली मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत लो होगा, ठीक है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो इसलिए होता है क्योंकि इनके पास में जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ये जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं ये वीक टाइप का मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। वीक टाइप का मेटेलिक बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करके मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मोनोवेलेंट टाइप का इसमें बॉन्डिंग का होता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और उसी से क्या की जाती है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग की जाती है। इस कारण से जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बट इनके पास में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वीक टाइप का मेटेलिक बॉन्ड बनता है। इसी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी में इसमें एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन उसी कारण से आता है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या फिर वीक मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो देखो अगर हम जनरल बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी ऑब्वियसली बात है कि प्रोपोर्शनल होती है और डेंसिटी इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रिस्पेक्टिव वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि लिथियम से सीजियम तक, तो लिथियम से अगर हम सीजियम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मास एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। यानी लिथियम की डेंसिटी सीजियम की डेंसिटी, लिथियम की सबसे कम डेंसिटी होगी, सीजियम की सबसे ज़्यादा होगी, लिथियम के बाद में सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ चेंज आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो जनरल केस होता है उसमें पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है सोडियम के, बट ऐसा नहीं होता। पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम के रेस्पेक्ट में कम होती है, सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे देखो 3D 0 आता है, ठीक है। सेकंड सेल तक या फिर सेकंड पीरियड तक तो डी ब्लॉक नहीं आता है, तो हमारे पास में डी सब शेल नहीं होता है। लेकिन थर्ड के अंदर तो डी ब्लॉक आना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे पास में जो 3D है वो इसमें कम्प्लीटली फिल नहीं होता, कम्प्लीटली क्या पूरा ही फिल नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन है 4s के अंदर एंटर कर जाता है, और ये आपने रूल पढ़ा होगा कि पहले 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया जाता, पहले 4s में किया जाता है, फिर 3D के अंदर एंटर किया जाता है, ठीक है। तो इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके पास में डी ऑर्बिटल जो है वो खाली है, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उसके वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि सोडियम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्योंकि जो सोडियम है वो सेकंड सेल या फिर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड के अंदर डी ब्लॉक नहीं आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं थर्ड पीरियड से। तो यहाँ पे डी ब्लॉक की प्रेजेंस के कारण एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। 11th क्लास में पूछा जाता है थ्योरेटिकली कि सोडियम का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है पोटेशियम से, या फिर पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। इसका रीज़न क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। यही रीज़न होता है, पोटेशियम में 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे के पूरे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको डेंसिटी के लिए याद रखना है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि जो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं या फिर इनके जो सॉल्ट्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज फ्लेम दिखाते हैं, ठीक है, जब इनको गर्म किया जाता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स होती है उनकी एनर्जी को लेकर के जो इनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि कोई भी यहाँ पे ये लोअर स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो जब यहाँ पे एनर्जी आएगी, ऑक्सीडाइजिंग एनर्जी आएगी, तो उसको लेकर के ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब ये वापस अपने
ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को क्या देता है, कलर देता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी रेडिएशन को एमिट करता है जो कि विजिबल रेडिएशन के होते हैं। ठीक है, वापस से समझना, जब इनको गर्म किया जाता है, ठीक है, फ्लेम टेस्ट किया जाता है इनका, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी को लेकर के ये इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो ये कुछ रेडिएशन को एमिट करते हैं, वो विजिबल रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं। और वो जो विजिबल रेडिएशंस होती है वो इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को क्या दे देती है, कलर दे देती है। तो जब हम इनको देखते हैं, इनका जो फ्लेम टेस्ट किया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो लिथियम है या सोडियम है या फिर पोटेशियम है। लिथियम का जो फ्लेम टेस्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है क्रिम्सन रेड कलर का। ठीक है, जो उसकी वेवलेंथ होती है वो होती है 670 नैनोमीटर की, तो हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। सोडियम की जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। सोडियम की जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है। पोटेशियम की होती है वॉयलेट कलर की। रुबिडियम की होती है रेड वॉयलेट कलर की। सीजियम की होती है ब्लू कलर की। ठीक है, और इनके वेवलेंथ भी आपको दे रखे हैं। सीजियम की वेवलेंथ होती है या फिर ब्लू की वेवलेंथ होती है 455, इसकी होती है 780, इसकी होती है 766, इसकी होती है 589। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर आपको टेबल दे रखी होगी। बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो जेईई एग्जामिनेशन हो चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो, 11th में पूछा जाता है कि रुबिडियम का फ्लेम टेस्ट के अंदर कौन सा कलर आता है, सीजियम का फ्लेम टेस्ट करेंगे तो कौन सा कलर आता है, क्रिम्सन रेड कलर किस एलिमेंट द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब दूसरी बात ये आती है कि जो सीजियम और पोटेशियम होते हैं, सीजियम और पोटेशियम इनका यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर सीजियम और पोटेशियम को एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। इसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी ये रेडिएटेड किए जाते हैं लाइट के अंदर, जब ये लाइट की रेडिएटेड में आते हैं तो क्या करते हैं, उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रोड को लूज़ करते हैं। इसी वजह से इनका यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ किया जाता है। तो ये सब पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एल्कली मेटल्स की, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स शो करते हैं। बहुत ही छोटा सा है, बस आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखना है और आपको ये कलर से याद रखना है। ठीक है, 2-3 बार आप कलर याद करोगे तो आपसे हो जाएगा। लिथियम का होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का होता है येलो, पोटेशियम का होता है वॉयलेट, रुबिडियम होता है रेड वॉयलेट, सीजियम होता है ब्लू कलर का। राइट, तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा एल्कली मेटल्स का, और फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, किस किस कंपाउंड्स के साथ वो रिएक्शन करके कौन से नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें कलर चेंजेस होता है या फिर नहीं होता, वो सब चीज़ें जो है वो हम देखने वाले हैं। राइट, आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। राइट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अभी तक आप लोगों ने अगर प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसका अपडेट मिस ना करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।